हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे नए यूट्यूब चैनल में स्टैटिक जीके में। तो आज मैं बिहार सामान्य ज्ञान का 5वां लेसन का 6ठा भाग लेके चलता हूँ। देखिए दोस्तों, बिहार प्रांतीय किसान सभा आंदोलन। प्रथम आंदोलन सोनपुर में हुआ था, 1929 में हुआ था। अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। द्वितीय गया में हुआ था, वर्ष था 1934। पुरुषोत्तम दास टंडन अध्यक्ष थे। तृतीय हुआ था हाजीपुर में 1935 में। स्वामी सहजानंद ही इसका अध्यक्ष थे। बिहार के किसानों से जुड़ी प्रथाएं। खुटकट्टी प्रथा, यह मुंडा जनजातियों में प्रचलित सामूहिक भूस्वामित्व की व्यवस्था थी। अंग्रेजी शासन द्वारा इस प्रथा में हस्तक्षेप के कारण मुंडा विद्रोह हुआ। कमीयौटी प्रथा, बिहार एवं उड़ीसा में प्रचलित इस प्रथा के अंतर्गत कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कमियां जाति के लोग अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले जीवन भर उनकी सेवा करते थे। तिनकठिया प्रथा, चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज बागान मालिकों द्वारा इस प्रथा को लागू किया गया। इस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक किसानों को अपनी खेती योग्य जमीन के 15% यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा भाग में नील की खेती करनी पड़ती थी। बिहार में अफीम की खेती और ब्रिटिश राजस्व। बिहार में अफीम की खेती मुगल बादशाह अकबर के समय से आरंभ हुई। पारंपरिक रूप से कोयड़ी जाति के किसान इसकी खेती करते थे। औपनिवेशिक कालीन बिहार में पूर्वी भारत कंपनी के अधीन करीब 5 लाख बीघे में अफीम की खेती की जाती थी। किसानों को इसके लिए नगद दिया जाता था और सारा माल कंपनी को देना पड़ता था। इस तरह गांव से जिले स्तर तक का ढांचा तैयार किया गया था। इसका मुख्यालय पटना था, जहां अफीम की फैक्ट्री थी जिनमें अफीम के केक बनाए जाते थे। अंततः इसकी नीलामी कलकत्ता में की जाती थी, फिर इसे चीन के बाज़ारों में बेचा जाता था। अफीम भू राजस्व के बाद ब्रितानी सरकार की आमदनी का दूसरा प्रमुख स्रोत था, जिसमें बिहार की एक बड़ी भागीदारी थी। ब्रिटिश अफीम के बदले चीनियों से चाय और चांदी लिया करते थे। ब्रिटिश अफीम और चीनी चाय के वर्चस्व को लेकर जून 1840 में ब्रिटिश युद्धपोतों ने चीन के पर्ल रिवर डेल्टा में युद्ध छेड़ दिया था, तो चीन ने इस ब्रिटिश हमले में घुटने टेक दिया था। ब्रिटिश सरकार का बिहार में भू राजस्व के बाद अफीम दूसरा सबसे बड़ा आय का साधन था। अब देखिए दोस्तों, बिहार में पत्रकारिता का विकास। पत्र पत्रिकाओं के नाम, भाषा, काल, संपादक यानी संबंधित व्यक्ति। प्रमुख तथ्य, दी बिहार हेराल्ड अंग्रेजी भाषा में था, 1875 में आया था। संपादक थे गुरु प्रसाद। प्रमुख तथ्य था बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार। प्रकाशन स्थल पटना। इंडियन कॉर्निकल अंग्रेजी 1881 में प्रकाशन स्थल पटना। दी मदरलैंड अंग्रेजी में 20वीं शताब्दी मौलाना मजहरुल हक 1920 के असहयोग आंदोलन के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान। बिहार टाइम्स अंग्रेजी में 1903। संबंधित व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण आदि। 1903 में स्थापना पटना में। 1903 में साप्ताहिक के रूप में हुई। 1906 में इसे भागलपुर से प्रकाशित होने वाले बिहार न्यूज के साथ जोड़कर दी बिहारी नाम दे दिया गया। सर्च लाइट अंग्रेजी 1918। सैयद हैदर हुसैन 1930 में एक दैनिक के रूप में परिवर्तित। सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन प्रचार के प्रसार में प्रमुख भूमिका। दी पटना टाइम्स अंग्रेजी 1924। मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री द्वारा प्रकाशित। 1944 तक प्रकाशित होता रहा। द इंडियन नेशन अंग्रेजी में 1931। महाराजा कामेश्वर सिंह पटना से प्रकाशित। बिहार बंधु हिंदी में 1874। केशव राव भट्ट बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र। इसकी स्थापना 1872 में कलकत्ता में हुई थी।
सर्वहितैषी हिंदी में 1980। इसके भी थे संपादक महाराजा कामेश्वर सिंह फड़ी। केशव राव भट्ट थे। पटना से प्रकाशित। प्रदीप हिंदी में 1947 में आया था, केशव राव भट्ट लाए थे। दी सर्च लाइट का हिंदी संस्करण। आर्यावर्त हिंदी में 1941 में केशव राव भट्ट लाए थे। द इंडियन नेशन का हिंदी संस्करण, पटना से प्रकाशित। नूरुल अनवार उर्दू में आया था 19वीं शताब्दी, मोहम्मद हसीम लाए थे। बिहार का पहला उर्दू अखबार, आरा से प्रकाशित। सदा-ए आम उर्दू 1876 ईस्वी में आया था, मोहम्मद हाशिम लाए थे। बिहार आरा से प्रकाशित था। बिहार का पहला उर्दू दैनिक अखबार, आरा से प्रकाशित। स्वतंत्रता संग्राम के काल में उर्दू में प्रकाशित सबसे प्रचलित अखबार, एक साहित्यिक पत्रिका, दरभंगा से प्रकाशित। किरण हिंदी 1948, एक साहित्यिक पत्रिका, दरभंगा से प्रकाशित। अब देखिए बिहार राज्य का गठन से हम देखेंगे। इस क्षेत्र में अनेक बौद्ध विहारों को देखकर संभवतः 12वीं-13वीं सदी में तुर्क मुसलमान शासकों ने इस प्रदेश का नाम बिहार प्रदेश रख दिया, जो आगे चलकर बिहार कहलाया। बिहार शब्द सर्वप्रथम मिन्हास उस सिराज द्वारा 13वीं सदी सन 1203 ईस्वी के लगभग में रचित तबकात ए नफरी में प्रयुक्त हुआ है। विद्यापति रचित कीर्तिलता 1390 ईस्वी में भी बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। सच्चिदानंद सिन्हा जब 1889 में ईस्वी में इंग्लैंड गए तो वहाँ भी उन्होंने बिहार राज्य को पृथक अस्तित्व दिलाने को मांग प्रमुखता से रखी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तथा महेश नारायण ने अपने आलेख द पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविंसेज एन अल्टरनेटिव प्रोपोजल के माध्यम से भारत सहित इंग्लैंड में भी पृथक बिहार राज्य की मांग उठाई। वर्ष 1894 में उपराज्यपाल सर चार्ल्स इलियट को अलग बिहार राज्य के संबंध में ज्ञापन दिया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंदकिशोर लाल तथा श्री कृष्ण सहाय, इन चारों ने मिलकर जनवरी 1894 में पटना से बिहार टाइम्स और बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। महेश नारायण के संपादन में प्रकाशित इस समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथक्करण का आंदोलन जोर पकड़ने लगा। 1906 ईस्वी में राजेंद्र बाबू, जो उन सिन्हा दिनों कलकत्ता के बिहारी क्लब के मंत्री थे, ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, श्री महेश नारायण तथा अन्य नेताओं से विचार विमर्श के पश्चात पटना में एक विशाल बिहारी छात्र सम्मेलन करवाया, जिसमें छात्रों की एक अस्थायी समिति बनाई गई। इससे बिहार पृथक्करण आंदोलन को पर्याप्त बल मिलने लगा। 1908 ईस्वी में बिहार प्रदेशिका सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में हुआ। इस अधिवेशन में मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। 1908 में ही नवाब सरफराज हम खां की अध्यक्षता में आयोजित सभा में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। तदुपरांत हसन इमाम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष चुने गए। वर्ष 1910 में भागलपुर में बिहार प्रदेशिका सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पृथक बिहार राज्य की स्थापना की मांग प्रभावपूर्ण तरीके से रखी गई। 1911 ईस्वी तक बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिंह और मोहम्मद अली ने बंगाल से बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली के शाही दरबार में पृथक बिहार राज्य के निर्माण की घोषणा की गई, जिसमें उड़ीसा, वर्तमान ओडिशा भी सम्मिलित था। 1 अप्रैल 1912 को स्वतंत्र प्रांत के रूप में बिहार स्थापित हुआ। इस घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बंगाल से 3,50,00,000 जनसंख्या के साथ 3,29,584 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अलग कर बिहार, उड़ीसा सहित एक नए प्रांत का गठन हुआ तथा पटना को इसकी राजधानी बनाया गया। बिहार को पृथक राज्य बनाने की मुहिम का नेतृत्व डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण झा ने किया था। अतः बिहार को स्वतंत्र प्रांत गठन करवाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। 20 जनवरी 1913 को बिहार उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर के नवगठित काउंसिल को प्रथम बैठक बांकीपुर पटना में हुई, जिसकी अध्यक्षता बिहार उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स
स्टुअर्ट बैली ने की। 1916 में पटना उच्च न्यायालय और 1917 में पटना विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत 1920 में बिहार एवं उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इसके बाद लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को बिहार का पहला गवर्नर राज्यपाल बनाया गया। पटना में एक नए भवन वर्तमान विधानसभा का निर्माण किया गया, जिसमें 7 फरवरी 1921 ईस्वी को बिहार एवं उड़ीसा लेजिस्लेटिव काउंसिल की प्रथम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सर मूडी ने की थी। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित होने के बाद अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से अलग उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया तथा पुराने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के एक सदनीय विधानमंडल की जगह नए कानून के अनुसार द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया। 1956 ईस्वी में राज्य के पुनर्गठन के क्रम में पुरुलिया एवं पूर्णिया जिला के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किए गए। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग 18 जिलों को अलग करके झारखंड नामक एक नवीन राज्य का गठन हुआ। इस विभाजन से पूर्व बिहार में 13 प्रमंडल, 55 जिले, 54 लोकसभा एवं 324 विधानसभा सीटें थीं। जो विभाजन के पश्चात बिहार में 9 प्रमंडल, 37 जिले, 40 लोकसभा एवं 243 विधानसभा सीटें रह गए थे। 2001 में जहानाबाद जिले से काटकर नया अरवल जिला का निर्माण किया गया। इसके बाद बिहार में जिलों की संख्या 38 हो गई। अब देखिए प्रमुख विदेशी यात्री। अब देखिए प्रमुख विदेशी यात्री उनका काल कब था, शासक उस समय कौन थे, महत्वपूर्ण व उल्लेखनीय तथ्य। सबसे पहले मेगास्थनीज, प्रमुख विदेशी यात्री थे सबसे पहले मेगास्थनीज। काल था उनका 315 ईस्वी पूर्व और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। महत्वपूर्ण व उल्लेखनीय तथ्य था, यह यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का दूत था। इसने तत्कालीन मौर्य साम्राज्य तथा पाटलिपुत्र नगर का वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किया। पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा था। मेगास्थनीज ने के अनुसार पाटलिपुत्र नगर भारत का सबसे बड़ा शहर था, जो 80 स्टेडिया यानी 9.5 मील लंबा और 15 स्टेडिया यानी कि 1.6/4 मील चौड़ा था। नगर प्रशासन 30 सदस्यों द्वारा जो 6 समितियों में विभाजित थी। और दूसरा था डिमोल्किस डायमैक्स, दूसरा विदेशी यात्री था डिमोल्किस डायमैक्स। इनका कालखंड था 298 से 273 ईसा पूर्व। बिंदुसार के शासनकाल में आए थे। यह हिंद यूनानी शासक एंटियोकस का दूत था, जिसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। इसके द्वारा कोई यात्रा वृत्तांत नहीं छोड़ा गया है, किंतु पाटलिपुत्र में उसके निवास का प्रमाण मिलता है। तीसरा था डायनोसियस, 284 से 262 ईसा पूर्व, अशोक के शासनकाल में आया था। यह यूनानी राजदूत था। इसके तात्कालीन सामाजिक आर्थिक दशाओं पर विवरण मिलते हैं। चौथा था फाहियान, 399 से 411 ईस्वी तक, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। यह बौद्ध धर्म ग्रंथों को खोज में भारत आया था। इसके अनुसार बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय महायान और हीनयान में विभाजित था। इसने सम्राट अशोक के राजप्रसाद की भव्यता व सुंदरता को दैवीय बताया, मगध साम्राज्य को भव्य एवं समृद्ध बताया। उसके बाद युआन चुआंग यानी हुएनसांग आया था। हुएनसांग का कालखंड था 630 से 644 ईस्वी तक, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसने विभिन्न बौद्ध स्थलों की यात्रा की तथा 15 वर्षों तक भारत में रहा। इसका यात्रा वृत्तांत सीयूकी कहलाता है। हुएनसांग ने हर्षवर्धन कालीन समाज, धर्म तथा राजनीति का वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंह का राजा शूद्र था। इसने 629 में चीन से भारत की यात्रा प्रारंभ की तथा 645 में वापस लौट आया। हुएनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। इस समय शीलभद्र कुलपति थे। उसके बाद इत्सिंग आया था 675 ईस्वी से 695
ईस्वी तक रहा था। ये हर्षवर्धन के ही शासनकाल में आया था। इसमें 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की तथा नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। इसके अनुसार उस समय वहाँ 5000 बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। इसने विक्रमशिला महाविहार के संबंध में भी चर्चा की है। अब धर्म स्वामीन, ना तो इसके काल का पता है और किसके थी में आया था ये भी नहीं पता है। 13वीं शताब्दी में यह नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्त करने आया था। इसके अनुसार यहाँ यदा कदा तुर्कों के आक्रमण हो रहे थे तथा नालंदा महाविहार सक्रिय अवस्था में अर्थात बख्तियार खिलजी 1197-98 के आक्रमण से महाविहार का विनाश नहीं हुआ था। मुल्ला तकिया, उसके बाद आया था मुल्ला तकिया। ये अकबर के शासनकाल में आया था। इसने अकबर के शासनकाल में जौनपुर से बंगाल तक की यात्रा का वर्णन अपने वृत्तांत में किया है। इसके वृत्तांत की मूल प्रति उपलब्ध नहीं है, केवल कुछ अंश उर्दू में अनुवादित है। अब आया था अब्दुल लतीफ़, 1600 ईस्वी में आया था, अकबर के शासनकाल में आया था। यह 17वीं शताब्दी में 1600 ईस्वी में लगभग ईरान से भारत आया। इसने गंगा नदी के जल मार्ग द्वारा आगरा से राजमहल तक की यात्रा की तथा चौसा सह साराम पटना मुंगेर राजमहल तक का विस्तार से वर्णन किया, लेकिन उसका वृत्तांत अब उपलब्ध नहीं है। लेकिन उसके कुछ अंश अंग्रेजी में अनुदित वो प्रकाशित हो चुके हैं। मुल्ला बहबानी, उसके बाद आया था मुल्ला बहबानी, 19वीं शताब्दी में आया था, अंग्रेजी शासन में आया था। यह एक ईरानी धर्माचार्य था जिसने 19वीं शताब्दी में कई बार बिहार की यात्रा की। इसने मुर्शिदाबाद से राजमहल, भागलपुर, मुंगेर, पटना और सासाराम की यात्रा की। यहाँ के व्यापार, शिल्प, उद्योग, सराय आदि का इसने उल्लेख किया। पटना नगर के धार्मिक, शैक्षिक व सांस्कृतिक जीवन का विस्तार पूर्वक वर्णन किया तथा पटना को जन्नतुल हिंद अर्थात भारत का स्वर्ण कहा। इसका यात्रा वृत्तांत मीरतुल अहवल के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद आया था दोस्तों रॉल्फ फिंच, 1585 से 81 ईस्वी। सॉरी अब क्या लिखा है उतना अच्छे से पता नहीं चल रहा है। अकबर के शासनकाल में आया था। इसने मुगल साम्राज्य का भ्रमण किया तथा बंगाल जाने के क्रम में बिहार से गुजरा। बिहार आने वाला यह प्रथम अंग्रेज यात्री था। इसने पटना के वस्त्र, अफीम, चीनी उद्योग, बाजार, नगर व्यवस्था, निवासियों विशेषतः महिलाओं के अधिवास आदि का वर्णन किया। पीटर मुंडी, उसके बाद आया था पीटर मुंडी, 1628 से 34 तक, 1634 ईस्वी तक। शाहजहाँ के शासनकाल में आया था। ब्रिटिश अधिकारी के रूप में यह 1628 से 1634 ईस्वी तक रहा। यह 1632 ईस्वी में पटना आया तथा यहाँ के नगरवासियों, सामंतों के रहन सहन के बारे में लिखा। इसने मयूरपंखी कश्तियों का भी उल्लेख किया जिसमें 20-30 पतवारें होती थी, जिसका उपयोग फेरी के लिए किया जाता था। उसके बाद मनुची आया था, 1628 से 1634 ईस्वी तक रहा था। ये भी शाहजहाँ के शासनकाल में था। यह इटली का यात्री था जिसने शाहजहाँ के शासन के पश्चात पटना की यात्रा की तथा वहाँ के वाणिज्य व्यापार के बारे में विस्तार में लिखा। उसके बाद मैनिडी का आया था। ये भी 1628 से 34 में आया था। यह 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पटना आया। इसने शहर की आबादी इकाई 2 लाख बताई। पटना के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र बताया, जहाँ से सूती वस्त्रों का निर्यात ईरान और मध्य एशिया तक किया जाता था। जॉन मार्शल, उसके बाद आया था जॉन मार्शल। ये भी 1628 से 34 में आया था। अंग्रेज औरंगजेब के शासनकाल में आया था। औरंगजेब के। यह अंग्रेजी यात्री पेशे से चिकित्सक था जिसने 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पटना की यात्रा की। इसके समय 1670 से 71 का भीषण अकाल पड़ा था तथा अनाज महंगे हो रहे थे। इसने नगर की बनावट, रहन सहन, संगीतज्ञों, फकीरों की चर्चा की। उसके बाद आया था टेबेर्नियर, 1665 से 66 ईस्वी। औरंगजेब के शासनकाल में आया था। इसने बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था, लगान और व्यापार का वर्णन किया। टेबेर्नियर एक फ्रांसीसी यात्री था। इसके अनुसार पटना से भूटान, असम और त्रिपुरा आदि स्थानों से व्यापार होता था। इसने डच, हॉलैंड व्यापारियों द्वारा फोड़े के व्यापार किए जाने का उल्लेख भी किया है।
उसके बाद आया था बिशप हीबर 1824 ईस्वी में, अंग्रेजी शासन में आया था। यह अंग्रेजी पादरी था जिसने गंगा नदी मार्ग द्वारा यात्रा करते हुए बिहार के अनेक शहरों की यात्रा की। इसने राजमहल, भागलपुर, पटना, दानापुर आदि में निवास भी किया तथा यहाँ के ईसाई निवासियों, अंग्रेजों तथा अन्य यूरोपीय निवासियों के धार्मिक और सामाजिक जीवन का उल्लेख किया। इसने बंगाल में गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में 1823 से 28 बिहार की यात्रा की। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और हमारे वीडियो में इसी तरह रोज़ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।